हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू देवेंद्र यूपीएससी सिंप्लीफाइड। आज के इस वीडियो में यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव के चैप्टर को हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन द्वारा कवर करेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी हम लगभग 10 से 12 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। हम हर एक क्वेश्चन के पीछे का जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है उसको भी रिवाइज करते हुए चलेंगे। साथ ही यूपीएससी के ऑप्शन को भी एनालाइज करेंगे, जिससे यूपीएससी जो ऑप्शन में जो टाइप सेटअप करता है उसको भी समझते हुए चले, ताकि फ्यूचर के क्वेश्चन को हम इजीली कॉम्प्रिहेंड कर पाएं और करेक्टली मार्क कर पाएं। सो लेट्स बिगिन। ये हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें यूपीएससी के पॉलिटी को हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू के द्वारा कवर कर रहे हैं। लगभग 1995 से 2026 के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ये जो चैप्टर है यूनियन स्टेट एग्जीक्यूटिव, इसमें हम प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को और गवर्नर को कवर कर रहे हैं। इसमें ये इसका पार्ट 2 है जिसमें हम लगभग 2012 से लेकर 1995 के क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जो पिछले लेक्चर हमने किया था। हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो होते हैं वो आर्टिकल 52 से 72 के बीच में दिया गया है, और गवर्नर का जो है आर्टिकल 153 से 162 के बीच में दिया है। हमें पता है जो इलेक्शन प्रोसेस होता है, प्रेसिडेंट तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन गवर्नर जो होता है वो अपॉइंटेड होता है सेंट्रल के द्वारा। और जो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पता है ना कि सिर्फ एमपी में, सिर्फ एमपी भी जो होते हैं उसमें वो सिर्फ इलेक्टेड एमपी भाग लेते हैं, और एमएलए में भी सिर्फ इलेक्टेड भाग लेते हैं। सारे एमपी का वैल्यू हमने देखा कि एक होता है, सारे एमपी का एमएलए का वैल्यू वेरी करता है, क्योंकि वहाँ स्टेट में पॉपुलेशन वेरी करता है और नंबर ऑफ सीट वेरी करते हैं। और हमें ये पार्डनिंग पावर हमने देखा कि आर्टिकल 72 में जो प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर दिया है, आर्टिकल 171 में गवर्नर के पार्डनिंग पावर दिया है। इन दोनों में हम लोगों ने डिफरेंस देखा कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनमें 3 डिफरेंस देखा। सेंट्रल जो एक्ट में जिसको कन्विक्शन होता है उसमें पार्डन सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, और जो डेथ सेंटेंस को सिर्फ और सिर्फ पार्डन वही कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। और जो कोर्ट मार्शल केसेस होते हैं उसके लिए पार्डन है, वो सिर्फ सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। बाकी सब प्रोसेस है। बाकी हमने ये भी देखा था कितने कितने टाइप के जो पार्डनिंग होते हैं, नहीं ठीक है, हमने ये देखा था कम्यूटेशन क्या होता है, रिप्राइव क्या होता है, रेस्पाइट क्या होता है ना, ये सब हमने देखा था। ठीक है। अब वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट में पता है डायरेक्टली वीटो शब्द का कोई जिक्र नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो वन आर्टिकल 111 है उसमें जो प्रेसिडेंट को एक्शन देने की बात की गई उसमें वीटो पावर यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि 3 तरह का वीटो है। सस्पेंशन वीटो है ना, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो। तो ये हमारा जो वीटो का कॉन्सेप्ट है को अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट पता है कि हमें आर्टिकल 10123 में प्रेसिडेंट के और 213 में गवर्नर का है। ये क्या है कि ये पैरेलल पावर नहीं होता, परमानेंट लेजिस्लेचर नहीं होता, लेकिन उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दी गई है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट लगाई गई है। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ये फंडामेंटल राइट को अब्रीज नहीं कर सकते। कोई रेट्रोस्पेक्टिव जो क्रिमिनल लॉ है उसको नहीं अप्लाई किया जा सकता ऑर्डिनेंस के थ्रू, सिविल लॉ को अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, ये किसी भी तरह के जो सेंट्रल के एक्ट है या ये गवर्नर जो है जो किसी तरह के स्टेट के एक्ट है उसको बदलाव कर सकते हैं। ठीक है। और हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिशन होता है, लेकिन जो गवर्नर होते हैं उनके पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन होता है। ठीक है, याद रखना है। और जो हमेशा होता है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एड और एडवाइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होते हैं, ये जो गवर्नर और हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो डी ज्यूरी होते हैं। क्या होता है, डी ज्यूरी सेरेमोनियल हेड होते हैं। ठीक है, लेकिन डी फैक्टो हेड कौन होते हैं, ये जो चीफ मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, आगे इस लेक्चर में आगे भी हम देखेंगे कि जो वेरियस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रहे हैं वो रहा है। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में काफी क्वेश्चन पूछता है। उनका जो रिमूवल प्रोसेस, उसमें कौन कौन से मैंडेट चाहिए, कौन कौन से मेजोरिटी चाहिए उसको चाहिए, और प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है उनकी पावर में कंपेयर करने में, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पावर को कंपेयर करने में, ऑर्डिनेंस पे जो बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं कि ऑर्डिनेंस क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। ठीक है, पार्डनिंग पावर, डिस्क्रिशन जो होता है किस तरह के सिचुएशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। ठीक है, तो कंपेरेटिवली ये सब जा रहे पोर्शन है जिसको आप ध्यान में रख के अपने क्वेश्चन को, फ्यूचर को, अपने प्रिपरेशन को फ्यूचर रेडी बना सकते हैं। ये 2012 का क्वेश्चन है। अगेन हमारा एसओपी क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, पहले क्वेश्चन आप देखेंगे, खुद सॉल्व करेंगे। खुद सॉल्व करने के बाद ये देखेंगे कि मैं क्वेश्चन को कैसे पढ़ रहा हूँ, कैसे उसको सॉल्व कर रहा हूँ, फिर फाइनली कैसे करेक्ट आंसर को मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के स्किल भी है वो भी इनहांस होता रहा है। ठीक है, देखिए इसमें 3 स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट मार्क करना है। ठीक है, पढ़ते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू काज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। हमें पता है ना, जैसे बहुत सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारा फाइनेंस कमीशन हो गया, जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन हो गया। ठीक है, जिससे हमारा यूपीएससी हो गया। ठीक है, जिससे हमारा सीएजी हो गया।
ठीक है, जैसे हमारा क्या है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब हो गया, ठीक है, और नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास हो गया। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना, इसमें इनके जो रिपोर्ट होते हैं प्रेसिडेंट उनको पार्लियामेंट में रखवाते हैं, तो ये याद रखना है। और जो जो बाकी बहुत सारे भी इंस्टीट्यूशन है, देखेंगे देखेंगे कोई ना कोई रिपोर्ट वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, वो ज्यादातर जो अपनी रिपोर्ट है प्रेसिडेंट को देते हैं। इस बैकग्राउंड में क्वेश्चन देखते हैं। द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन बिल्कुल आर्टिकल 281 में इसका जिक्र है क्या, कि जो प्रेसिडेंट है फाइनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट है उसको एक मेमोरेंडरी एक्सप्लेनेशन के साथ, रिपोर्ट एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ पार्लियामेंट के पटल पे रखवाते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो ये गलत हो जाएगा। रिपोर्ट आता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होता है? पब्लिक अकाउंट हमने देखा था नहीं, पार्लियामेंट की फाइनेंस कमेटी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है, 22 मेंबर होते हैं, 15 प्लस 7 होते हैं, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि इसमें कोई मिनिस्टर वगैरह नहीं होते, लेकिन ये पार्लियामेंट की बॉडी होती है। इसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है। ये अपना जो रिपोर्ट है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को वो करते हैं ना, चाहे स्पीकर को, चाहे हमारे स्पीकर को, और या तो वाइस चेयरमैन को, ठीक है, या चेयरमैन को। तो इनका कोई प्रेसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा जब गलत हो जाएगा तो ये पहला, तीसरा, चौथा, फिर पहला, उसके बाद तीसरा देखते हैं, रिपोर्ट ऑफ द सीएजी, बिल्कुल ठीक है, किसमें दिया है? आर्टिकल 151, ठीक है, यही दिया। आर्टिकल 148 में सीएजी का ऑफिस का जिक्र है, बाकी 49, 50, 51 इस तरह से उसके फंक्शन और पावर वगैरह का जिक्र है। 51 में ये जिक्र है कि जो सीएजी का रिपोर्ट होता है वो है। अब इसमें याद रखना, जो सीएजी का रिपोर्ट होता है, ये जो कमेटी होती है, ये कमेटी उसको डिटेल रूप से स्क्रूटनाइज करती है, ठीक है, तो ये याद रखना है। इसको कहा जाता है ना, सीएजी है फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड है पब्लिक अकाउंट कमेटी का। तीसरा भी सही है। रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, बिल्कुल सही। आर्टिकल आर्टिकल 338, ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है, ठीक है, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, 1, 3 और 4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। हमेशा ये चीज याद रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, उसके रिपोर्ट को प्रेसिडेंट कास्ट टू लेट डाउन बिफोर द पार्लियामेंट, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने दे दिया है आपको, आप रिवीजन कर सकते हैं कि आर्टिकल 281 में दिया है, आर्टिकल 151 में दिया है, 338 में है। ये आर्टिकल अगर साथ में रखते हुए चलेंगे, याद रखते हुए चलेंगे, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा मेंस में अच्छे नंबर स्कोर करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2010 का क्वेश्चन है ये। क्या दिया है? Who of the following shall cause every recommendation made by Finance Commission to be laid before each house of the Parliament? देखिए, अगर पिछला अगर 2010 के जो क्वेश्चन करके गया होता, 2010 के क्वेश्चन करके गया होता, तो उसके 2012 क्वेश्चन कितना इजी था, है ना? इसलिए यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू होता है, उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना होता है। एक एक ऑप्शन को एनालाइज करना होता है, क्योंकि हो सकता है इस बार जो ऑप्शन में दिया हो अगले बार क्वेश्चन में दे दे, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो वही हमने पढ़ा ना कि जो फाइनेंस कमीशन को रिपोर्ट को कौन लेट डाउन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 281। हमें पता है ना, फाइनेंस कमीशन का गठन किसमें होता है? आर्टिकल 280 में। कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करता है? कितने साल के लिए करते हैं? 5 साल के लिए करते हैं। अभी कौन से पे गठित हुए हैं? 16 फाइनेंस कमीशन गठित हुए हैं, ठीक है। हमें बताइए इनका चेयरमैन क्या, इनका 16 कमीशन का फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी हमने देखा था कि ये क्या होता है, ये फाइनेंस कमीशन को बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग व्हील होते हैं। ये क्या होता है? बैलेंसिंग व्हील। बैलेंसिंग व्हील ऑफ द फिस्कल फेडरलिज्म, है ना, ऑफ द फिस्कल फेडरलिज्म। ये फिस्कल फेडरलिज्म का एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो ड्यूजल पूल ऑफ टैक्सेस है, उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये वर्टिकली भी डिवाइड करते हैं सेंटर और स्टेट में, ठीक है, फिर हॉरिजॉन्टली भी करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में किस तरह से क्राइटेरिया से होगा, ठीक है। तो ये हम देखेंगे अभी आगे, अगर कोई क्वेश्चन आएगा फाइनेंस कमीशन पे, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आप ये पढ़ सकते हैं, हमने आपको दे दिया है। ये भी याद रखना है कि अलॉन्ग विथ ये रिपोर्ट एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम कि गवर्नमेंट इस पे क्या किया है, एक्शन टेकन रिपोर्ट बाय द गवर्नमेंट। हालांकि हमारे यहाँ क्या है, जो फाइनेंस कमीशन होता है उसका जो रिपोर्ट होता है, उसका जो रिकमेंडेशन होता है, वो नॉन बाइंडिंग होता है, वो एडवाइजरी नेचर होता है। लेकिन मोस्टली जो हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूशनल नॉर्म है कि हमारा फाइनेंस कमीशन के जो रिपोर्ट है उसको एक्सेप्ट किया ही जाता है, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है तो उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन मेमोरेंडम करती है कि हमने उस रिपोर्ट को क्या किया, एक्शन लिया कि नहीं, और क्या-क्या उनके रिकमेंडेशन को किस तरह से लागू करना है। तो ये हमेशा गवर्नमेंट इसके साथ ही उनको पार्लियामेंट में प्रस्तुत करती है। आगे बढ़ते हैं। अगेन
क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है। कितना? 2009 का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। द गवर्नर ऑफ पंजाब इज करेंटली द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़। ऐसा है क्या? बताइए। आर्टिकल 239 बिल्कुल ठीक है। अभी ये एक्चुअली उस समय जब गवर्नर, जब पंजाब का बाइफरकेशन हुआ था, पंजाब को बाइफरकेट हुआ था ना, हिंदी बेल्ट के लिए हरियाणा बना दिया गया था। हरियाणा फिर आया था, फिर हरियाणा के बाद उसमें जो हिली एरिया था वहां पे हिमाचल प्रदेश आ गया था। तो जो पंजाब का जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ है। हरियाणा का भी चंडीगढ़ है। लेकिन एक नॉर्म है कि हमारा 1884 से चला आ रहा है, 1984 से, कि जो पंजाब के गवर्नर होंगे वही हरिया चंडीगढ़ के भी एडमिनिस्ट्रेटर रूप में अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। और हमें पता है कि आजकल इसलिए क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है पॉलिटी में बेयर एक्ट के साथ-साथ एक कुछ जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट के साथ पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री को भी जानना होता है। उससे वो मर्ज करके क्वेश्चन करते हैं। देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आर्टिकल 239 तो जानना ही है, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है यूटी, जो चंडीगढ़ यूटी है, यूटी के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अंडर आर्टिकल 239 में, ठीक है। लेकिन हमने फिर उस दिन देखा था 239 डबल ए में ये दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजन है, ठीक है। 239 ए में ये हमारा जो पुडुचेरी उसके लिए प्रोविजन है, ठीक है। तो ये सब है, याद रखना है। आगे देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। तो पहला सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। द गवर्नर ऑफ द केरला इज करेंटली द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द लक्षद्वीप। ऐसा है क्या? अगर आप अगर आप न्यूज वगैरह पढ़ते रहते हैं, आता रहता है हमेशा न्यूज। क्योंकि जो केरला, जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में एक प्रेसिडेंट, एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे कोई केरला के गवर्नर का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो आंसर एक हो जाएगा। हालांकि एक चीज हमेशा याद रखना है, जो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, केरला हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, वो इस पे भी, लक्षद्वीप पे भी लागू होता है। लेकिन उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्टली अपॉइंट होते हैं आर्टिकल 239 ए में, क्योंकि वो यूटी है, ठीक है। और जनरली देखेंगे कि जो सीनियर आईएएस अफसर होते हैं, मोस्टली जो अगमूट कैडर है ना, उसके जो अगमूट कैडर है, उसके जो आईएएस अफसर अपॉइंट होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। ये पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जो हमने दिया था 1984 से चला आ रहा है कि सक्सेसफुली अडॉप्टेड आफ्टर हरियाणा वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देख बता दिया कि 239 में कोई सीनियर आईएएस अफसर अपॉइंट होते हैं, गवर्नमेंट डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं, कोई वो गवर्नर ऑफ केरला का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होता। लेकिन जो हाई कोर्ट ऑफ केरला है उनका जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए 8 का क्वेश्चन है। क्या अगेन क्या करना है? करेक्ट मार्क करना है, ठीक है। तीन चार स्टेटमेंट है, उसमें करेक्ट मार्क करना है। इसके रिगार्डिंग पूछा, हु अमंग द फॉलोइंग हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए हमेशा देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखिए। आजकल जैसे कि जब हम लोग प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो होता है स्पीकर भी पढ़ रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना, तो इसका जो एक मोटा मोटा ओवरव्यू जानना है। हमने देखा था स्पीकर पे, फर्स्ट स्पीकर पे जीवी मावलंकर रूल पे भी क्वेश्चन आया था। जीवी मावलंकर जो रूल थे ना, उनके क्वेश्चन आया था। तो जो फेमस फेमस पर्सनालिटी रही हैं, जो पीएम रही हैं, जो प्रेसिडेंट रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, इस पे भी हमें जानना होता है। ये हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में भी, और यूपीएससी देखेंगे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाता है। हमने देखा था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट किस प्राइम मिनिस्टरशिप में लाया था, ये मैंने देखा था। ये क्वेश्चन आया हुआ था, किसमें था? पंडित नेहरू लाए थे, ठीक है। ऐसे ही देखे थे कि देखिए अगर क्वेश्चन में कभी कभी आ जाएगा कि मान लीजिए अब इमरजेंसी लगा था, तो उसमें प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है। कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। अभी तक एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट हुए हैं जो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं, तो कौन से है वो, बताइए। देखिए अब तक इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से करंट का जो स्पीकर है, हमें हमेशा अभी पता है कि करंट का जो 18th लोकसभा है उसमें स्पीकर कौन है, डिप्टी स्पीकर कौन है, हमें पता है डिप्टी स्पीकर कोई है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये सब चीजें ना एक्चुअल में प्रैक्टिस क्या हो रही है वो भी याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मोटा मोटा फेमस पर्सनालिटी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमें पता है कि जब हम आप पढ़ेंगे, आप फाउंडेशन कोर्स में कराएंगे आपको, जो प्रेसिडेंट है कहा जाता है दो तरह के प्रेसिडेंट होते हैं। एक पीएम्स प्रेसिडेंट, पीएम प्रेसिडेंट, एक होता है पीपुल्स प्रेसिडेंट, है ना, पीपल प्रेसिडेंट। हमें पता है ना, हमारे पास का जो है पीपल प्रेसिडेंट किसको जाता है? जो पावरफुल प्रेसिडेंट होते हैं, जो क्या कहते हैं, सिर्फ रबर स्टाम्प नहीं होते हैं, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर को अकाउंटेबल ठहराते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को समय समय पे उनसे जो रिपोर्ट मंगाते रहते हैं, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, या जो कैबिनेट अगर उनको कोई एडवाइस देता है तो उसको रिकंसिडर के लिए भेजते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था एपीजे अब्दुल कलाम इसमें आते हैं, डॉक्टर के आर नारायण इसमें आते हैं। तो ये लोग ऐसे इनको
को कहा जाता है ना पीपुल प्रेसिडेंट थे। अभी इसके पहले थे प्रणब मुखर्जी भी थे, वो भी थे पीपुल प्रेसिडेंट माने जाते हैं। तभी हम फाउंडेशन क्लासेस में करेंगे। अब पीएम प्रेसिडेंट वही होते हैं जिनको एक रबर स्टैम्प के रूप में होता है, ठीक है? तो इस तरह से है कि बाकी सबको इसमें किसी का नाम नहीं लेना होता है, लेकिन हमें ये क्लासिफिकेशन जानना होता है कि प्रेसिडेंट जब अपनी पावर को असर्ट करते हैं ना, ठीक है? प्रेसिडेंट जब अपनी पावर को असर्ट करते हैं, उनको बोलते हैं कि वो पीपुल्स प्रेसिडेंट है, ठीक है? वो पावरफुल प्रेसिडेंट है, ठीक है? इस तरह से। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें दिया है कि किसने क्या इसमें कि 4 दिया है ऑप्शन, इसमें से किसने किन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का पद ग्रहण किया था? हमें पता है मोहम्मद मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये कौन थे? ये पहले सीजीआई भी थे, वाइस प्रेसिडेंट थे और एक्टिंग प्रेसिडेंट भी थे, वो 1984 में थे। ये हमेशा याद रखना है, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों पद पे ग्रहण किए हैं, ठीक है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह और ये फखरुद्दीन अली मोहम्मद थे, ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे, ये प्रेसिडेंट थे। पता है ना हमने ये हमारा 75 से लेके 77 के बीच में लगभग थे। ये हमारा जो इमरजेंसी के समय थे, ये थे फारूक अली अहमद थे, ठीक है? इमरजेंसी के समय थे। नीला संजय रेड्डी यही हमने बताया एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट थे ये दोनों प्रेसिडेंट नहीं थे, ये थे शंकर दयाल शर्मा बिल्कुल ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट थे। और फिर बाद में शंकर दयाल शर्मा आगे जाके प्रेसिडेंट भी बने। तो पहला और चौथा सही हो जाएगा, पहला और चौथा सही हो जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है कि इमरजेंसी के समय कौन प्रेसिडेंट थे? तो फारूकुद्दीन अली अहमद थे और एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट जो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। फिर एक हमने क्वेश्चन देखा कि जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे वो एकमात्र ऐसे अभी तक के व्यक्ति हैं जो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और प्रेसिडेंट के एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ये तो याद रखना है आपको, ठीक है? इस तरह कुछ फैक्ट है कभी कोई और आजकल फिर से रिपीट हो रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन ध्यान में रखना है आपको, ठीक है? ये हमने एक्सप्रेशन दे दिया है, आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है? तो यही है, ठीक है? ये फारूकुद्दीन को देखिए 70 ये इमरजेंसी के समय थे, ठीक है? और नीलम संजीव रेड्डी थे, ये हमारा पहले स्पीकर थे, फिर स्पीकर थे, फिर 6th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, ठीक है? ये है, तो वही है। आगे बढ़ते हैं। 2004 का क्वेश्चन है ये। द रिजोल्यूशन ऑफ फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? आर्टिकल 67 ये हमेशा याद रखना है कि वाइस अभी मुझे पता है ना हमारे जो पिछले जो वाइस प्रेसिडेंट थे मिस्टर जगदीश धनखड़ उन्होंने रिजाइन किया था और हमें पता है कि जो राज्यसभा में उनके खिलाफ एक वो भी लाने वाला था रिमूवल एक रिमूविंग के लिए एक रिजोल्यूशन भी लाने वाले थे, ठीक है? तो ये याद रखना, तो ये न्यूज में है काफी पिछले साल 2 साल से न्यूज में रहा है, तो हमेशा है कि ये क्या है? कहते रिज़ॉल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन ये बिल्कुल सिर्फ़ और राज्यसभा में होता है। जैसे राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है, बिल्कुल ठीक है। और ये इफेक्टिव मेजॉरिटी मतलब मेज इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या मतलब मेजॉरिटी ऑफ द देन मेंबर द हाउस। फिर क्या होता है दूसरा तीसरा स्टेप क्या होता है कि लोकसभा के जो लोकसभा है वो सिर्फ़ एग्री कर जाए। एग्री करने का मतलब वो सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक है? तो दोनों हाउस का रोल है इसमें याद रखिए। मतलब चेयरमैन को चेयरमैन है, जो राज्यसभा के चेयरमैन है उनको रिमूवल में तो दोनों हाउस का हाथ है, लेकिन हमें देखा था कि स्पीकर में लोकसभा खुद ही अपॉइंट करता है, खुद ही रिमूव करता है। इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है ये तो सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है बिल। 14 डेज का प्रायर नोटिस देना ही पड़ता है, ठीक है? हमने बताया जितने भी डिग्निफाइड पोस्ट हैं उनके रिमूवल के लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं और हमने देखा था कि ये सिर्फ लोकसभा इसको एग्री करता है। मेजॉरिटी क्या होता है? मेजॉरिटी ऑफ देन मेंबर हाउस, मेजॉरिटी ऑफ देन मेंबर का मतलब होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी, ठीक है? इफेक्टिव मेजॉरिटी, ठीक है? तो याद रखता है आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है? तो ये आपको याद होना चाहिए कि आपको आर्टिकल 67 बिल्कुल याद होना चाहिए, इसी में ये प्रावधान है, ठीक है? तो ये अभी और हमें ये न्यूज़ में भी रहा है, काफ़ी करंट अफेयर में न्यूज़ में रहा है। हमें अभी पता है ना हमें वही अभी करंट के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सीपी राधाकृष्णन। जब वो अपॉइंट हुए वो अभी चल रहे थे तो उनके पहले जो जगदीश धनखड़ थे, उनको लेके काफ़ी सारा कंट्रोवर्सी चल रहा था, तो उसके रिगार्डिंग आर्टिकल न्यूज़ में भी था। तो हमेशा ये आपको पता होना चाहिए कि हमने बताया सिर्फ़ और सिर्फ़ राज्यसभा में और वोटिंग के लिए क्या होता है राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी और लोकसभा में सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी किसी भी एग्री हो, ठीक है? और नोटिस पीरियड होता है 14 दिन का एडवांस में सर्व करना ही पड़ता है। तो ये ग्राउंड आपको तीनों याद होना चाहिए, ठीक है? ऐसे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, स्पीकर हो गए, इन सब का जो रिमूवल प्रोसेस है ना ये आपको पता अच्छे से होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 2003 का क्वेश्चन है, क्या दिया है? Under which article of Indian Constitution did the President give his assent to the ordinance on electoral reform when it was sent back to him by the Union Cabinet without making any changes in the year 2002 का?
एक्चुअली उस तरह का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है। हमें मान लीजिए पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए कि यूपीएससी का ये हैबिट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन को ना बहुत कॉम्प्लेक्स बना देगा, ऐसा लगता है क्या पूछ दिया। पूछा बस इतना ही है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट गिव हिज एसेंट टू द ऑर्डिनेंस। हमें पता है ना प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एक ही आर्टिकल है, कौन सा है, आर्टिकल 123, ठीक है, तो आर्टिकल 123। तो ये बाकी जो ये है कि जिससे हमें पता है कि हमारा जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनको एड और एडवाइस पे काम होता है, एड और एडवाइस पे काम करना होता है, लेकिन प्रेसिडेंट जो होते हैं एक बार उनको रिकंसिडर करने के लिए कैबिनेट को वापस भेज सकते हैं, कौंसिल ऑफ मिनिस्टर को वापस भेजते हैं। लेकिन दोबारा ये जब भेजेंगे तो ये किसी तरह का ऑर्डिनेंस हो या बिल हो, दोबारा तो प्रेसिडेंट को ये कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है कि इनको एसेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उस साल ये हमारा, उस समय कौन थे प्रेसिडेंट थे 2002 के अराउंड अराउंड कौन से थे हमें बताइए, एपीजे अब्दुल कलाम थे, ठीक है। तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म का कोई इशू चल रहा था, उस पे इन्होंने जो कैबिनेट का जो डिसीजन था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक बार रिकंसिडरेशन करने के लिए भेजा था, ठीक है। जब उन्होंने कैबिनेट ने फिर से उसको वापस से भेजा तो बेचारे बाउंड थे, ठीक है। ये 44th अमेंडमेंट में कहा गया है एक बार वो रिटर्न कर सकते हैं, याद रखना है ये, ठीक है। 42nd में उनके ऊपर बाउंड कर दिया गया था कि वो एक बार मतलब कि वो रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। वो अपना ही शैल गिव हिज एसेंट, ठीक है, ये चीज याद रखना है। इन दोनों में भी ध्यान रखना है कौन सा ओरिजिनली कौन सा था अमेंडमेंट। किसी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ना तीन चीजें हमेशा याद रखनी है। पहला, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन था, किसी अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा उसमें क्या वेरिएशन किया गया, फिर लेटेस्ट उसका स्टेटस क्या है, तो किस अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, तो हमें पता ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या था, फिर 42nd में क्या हुआ था, 44 में क्या हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए यूपीएससी एस्पिरेंट, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। हमेशा जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है उसमें होता है। और आर्टिकल 213 में किसका होता है, गवर्नर का होता है। हमने देखा था ना ऑर्डिनेंस क्या क्या होता है, ये क्या लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए होता है, 6 वीक में इनको रखना ही रखना होता है। जब वाइस हाउस दोनों है फिर से सेशन में आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कितनी लाइफ हो सकती है, मैक्सिमम इसकी लाइफ हो सकती है 6 मंथ प्लस 6 वीक। 6 वीक क्यों, 6 मंथ क्यों, क्योंकि दो हाउस के बीच में जो टाइम गैप है मैक्सिमम 6 वीक, 6 वीक हो सकता है। और एक जब हाउस मीटिंग में आएगी तो 6 वीक तक, 6 वीक के बाद उनको निर्णय लेना ही है, तो मैक्सिमम इसकी लाइफ हो सकती है 6 वीक और 6 मंथ, ठीक है, तो याद रखना है आपको। और हमने देखा था ये पैरेलल पावर नहीं है, ठीक है, हमें ये देखा है पैरेलल पावर नहीं है, ये सेपरेशन ऑफ पावर का एक तरह से स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है, लेकिन ये इमरजेंसी पावर दी गई है, ठीक है, तो इमरजेंसी पावर की है, कोई पैरेलल पावर नहीं है, ठीक है, इसलिए इस पे कुछ सेफगार्ड लगाया गया है, ये हमने पिछले देख चुके हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं इसको, ये पीछे का पीछे वही है, अब्दुल कलाम को उस समय के लिए न्यूज में था, इसीलिए देखिए क्या है, देखिए उस समय भी ये क्वेश्चन था, लगभग ये क्वेश्चन कब का 2003 का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में आपको एक्चुअल आर्टिकल के साथ-साथ उस समय जो प्रैक्टिस हो रहा है ना, उसको भी जानना होता है। इसीलिए जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आता है, चाहे स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, ठीक है? हमारा ये गवर्नर हो, इन सब का जितने भी इन सब के पोस्ट के पे जितने भी सुप्रीम कोर्ट का कमेंट्री आता है या जितने भी इश्यू चल रहे होते हैं ना, उसको ध्यान में रखना होता है हमें। यूपीएससी वहीं पे क्वेश्चन बनाता है। एक्चुअल में जो एप्लीकेशन हो रहा है, एक्चुअल एप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है? हमें सिर्फ स्टैटिक नहीं जानना होता है कि बस ये सारे प्रावधान रख लिए लक्ष्मीकांत से, वो हमें फिर आंसर दे देगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, जो करंट का प्रैक्टिस है उसको भी जानना है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि क्या ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है, कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटेड है कि आप अगर दोबारा एसेंट दें, अगर कोई उनको एडवाइज उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा फिर से दोबारा उनको भेजा जाए एसेंट के लिए, ठीक है, तो याद रखना है। नंबर 3 का क्वेश्चन है, अगेन करेक्ट मार्क करना है, क्या पूछा है, यह है क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द इलेक्टोरल कॉलेज और द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इंडिया। कितनी क्वेश्चन कर चुके हैं, मतलब ये चौथा या पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग इलेक्टोरल कॉलेज पे, हमने देखा है ना। किसके लिए, प्रेसिडेंट का, हमेशा याद रखना है, प्रेसिडेंट का अलग है, वाइस प्रेसिडेंट का अलग है। तो प्रेसिडेंट का पूछा तो हमें पता है कौन होते हैं, सारे के सारे नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड एमपी होते हैं, अरे सारे के सारे इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं होते, इलेक्टेड एमपी होते हैं, इलेक्टेड एमपी होते हैं। और एमएलए जो होते हैं, सारे के सारे राज्यों के एमएलए होते हैं, एमएलसी नहीं होते हैं, और एमएलए भी वो भी जो इलेक्टेड होते हैं। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज होता है, लगभग बनता है, ठीक है ना, लगभग देखेंगे तो 4000 समथिंग आएगा, 4800 समथिंग अप्रॉक्स आता है, ये 5000 से नीचे ही रहता है लगभग, ठीक है, ये है। हमने देखा था सारे एमएलए का जो वैल्यू है वो वैरी करता रहता है, चाहे इलेक्टेड, चाहे एमपी हो, चाहे राज्यसभा के एमपी हो, चाहे लोकसभा के एमपी, सारे एमपी का जो वोट होता है वो बराबर होता है, तो ये ध्यान रखना है हमने। हमने इस पे क्वेश्चन भी देखा था कि जो फार्मूला क्या होता है, एमएलए का क्या फार्मूला होता है, वैल्यू कैसे निकालते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ
इलेक्टेड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट इन द असेंबली, उसको 1/1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 1/1000 से मल्टीप्लाई करते हैं एमएलए की वैल्यू, फिर सारे एमएलए की वैल्यू आ जाती है। एमपी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सारे एमएलए के वैल्यू को जोड़ के टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्टेड इलेक्टेड एमपी होते हैं। और राज्यसभा में जैसे पता है ना, 232 हो गए हमारे, उसमें क्या कहते हैं कि 238 हो जाएंगे हमारे, उसमें 543 इस तरह से 543 प्लस 238, क्योंकि 12 नंबर तो 12 नॉमिनेटेड होते तो शामिल नहीं होंगे। इस तरह से एमपी का निकाला जाता है। उसके हिसाब से क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दिया है, करेक्ट पूछा है। The value of the vote of elected minister of legislative assembly equal the value of the vote of the elected member of legislative assembly, वही पूछा है ना। एमएलए का जो इलेक्टेड मेंबर का एमएलए का बराबर होता है क्या, ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि हमें पता है वो वेरी करता है, क्योंकि स्टेट की पॉपुलेशन वेरी करती है और नंबर ऑफ सीट वेरी करते हैं, तो पहले गलत हो जाएगा। करेक्ट पूछा है तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इक्वल, ये बिल्कुल ठीक है। चाहे मेंबर ऑफ इलेक्टेड हो, चाहे राज्यसभा के हो, चाहे लोकसभा के, सबका बराबर होता है, ठीक है। और क्या है, देयर आर मोर देन 5000 मेंबर इन द लेटेस्ट इलेक्शन। किसी भी इलेक्शन में देखेंगे, अगर आप देखेंगे वो उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है, ये 5000 से कम ही आता है, तो मोर देन नहीं आएगा, लेस देन है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 आया सब। इस साल अभी जैसे इस साल जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो आपको फैक्ट है वो जानना होता है, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें ये चीज जानना है कि जो आर्टिकल 55 में जो इलेक्टोरल कॉलेज है, उस मतलब इलेक्टोरल कॉलेज का किस तरह से कंपोजिशन दिया है। और हमें पता है कि जो ये ये फार्मूला क्या होता है, ठीक है, ये फार्मूला है। और हमें ये चीज ध्यान रखना है कि एमपी एमएलए का जो एमएलए का वेरी करता है, एमपी का सेम होता है। और देखेंगे लगभग ये 489 से आएगा, 5000 से कम ही आएगा। तो जो एक चीज याद रखना है, जो यूएस होता है, यूएस के प्रेसिडेंट के जो लिए यूएस के प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज फिक्स है, लेकिन हमारा इलेक्टोरल कॉलेज वेरी करता रहता है। क्यों, कि कभी कभी मान लीजिए किसी स्टेट का असेंबली जो है वो सस्पेंडेड है या डिजॉल्व है, कोई कोई वैकेंसी है उसमें, तो उसके द्वारा इलेक्टोरल कॉलेज को या प्रेसिडेंट के इलेक्शन को नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ये हमने देखा था पिछली बार क्वेश्चन। ये वेरी करता रहा, लेकिन मोर आर देखेंगे तो 5000 से लगभग नीचे ही आएगा, 5000 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। इसलिए जो फैक्ट हो वो भी याद रखना है कि जो इलेक्शन होता है, हमने बताया था, देखिए प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, इनके जो इलेक्टोरल डिस्प्यूट होते हैं वो कहाँ जाते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और एमपी एमएलए के डिस्प्यूट कहाँ देखा था हमने, एमपी एमएलए कहाँ जाते हैं, वो हाई कोर्ट में जाते हैं, ये भी देखा था हमें, ठीक है। और चाहे एमपी के इलेक्शन हो, चाहे एमएलए के इलेक्शन हो, ठीक है, चाहे वही एमएलए एमपी, और चाहे राज्यसभा का, लोकसभा का, ये हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, इसका कौन कंडक्ट कराता है, ये किसका मैंडेट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट है। ये हमेशा याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर उसमें भी कौन सा डायरेक्टली, कौन सा इनडायरेक्टली, कौन से में प्रोपोर्शनल होता है, कौन सा सीक्रेट वैलिड होता है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन आएंगे देखेंगे, और फिर भी जब फाउंडेशन कोर्स कराएंगे तो उसमें एकदम जीरो से आपको बताएंगे ये सब चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ दो का क्वेश्चन है, क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर फॉर द रिकंसिडरेशन फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या है, फिर हमने बताया था अभी, ये 44th में हुआ था, ठीक। 44th में क्या हुआ था, जो अथॉरिटेरियन टेंडेंसी थी, जो प्रेसिडेंट, वो जो हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा कंसंट्रेशन ऑफ पावर था, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को वहां पे डाइल्यूट करने की बात की गई थी, तो उसी को रिस्टोर, डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए बात की गई थी। इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को अगर वो एक तरह से क्या है कि हम बाउंड नहीं कर सकते उनको एडवाइस देने के लिए, तब तो वो रबर स्टाम्प हो जाएंगे। इसलिए इनकी जो डिग्निटी है वापस करने के लिए, ठीक है, एक तरह से कैसे कहते हैं ना कि ये जो स्टेट होता है वो पूरे के पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पूरे के पूरे नेशन, वो जो प्रेसिडेंट होते हैं पूरे पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, पूरे पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए कोई कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई हैस्टी लेजिस्लेशन ला रहे हैं, तो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने से पहले ही हो सकता है कि वो प्रेसिडेंट उसको वो कर दें कि भाई एक बार फिर से सोच लो ये ठीक है कि नहीं। जैसे हमने बताया था एपीजे अब्दुल कलाम भेजे थे, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म का था, गवर्नमेंट उसमें रेग्रेसिव कोई लेजिस्लेशन ला रही थी, प्रेसिडेंट उसको बोले थे रिकंसिडर करने के लिए, एक बार फिर से सोच लीजिए। जब वो दोबारा भेजेंगे तो प्रेसिडेंट को बाउंड ही है, उसमें उनको देना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। ये कौन सा अमेंडमेंट द्वारा हुआ था, रिकंसिडर करने के लिए, तो ये 44th हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन।
ये दोनों अमेंडमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बताया था एक बार पहले लेक्चर में साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में हमने रिवाइज कर चुके हैं। जो मेजर मेजर अमेंडमेंट थे हमें पता होना चाहिए। तो हमने देखा था 39 क्या था, ये ऐसा अमेंडमेंट था जिसमें क्या था, जो प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, स्पीकर थे, इनके इलेक्टोरल डिस्प्यूट को जुडिशियल रिव्यू से इम्यून कर दिया गया था, बियॉन्ड जुडिशियल रख दिया गया था। 39 में ये था। 42nd तो सबको पता है, इमरजेंसी के समय लाया गया था ना, ठीक है, केशवानंद भारती की जजमेंट को ओवरटर्न करने के लिए लाया गया था। ये हमारा अथॉरिटेटिव टेंडेंसी था, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पे एक तरह से ऑनस्लॉट था, ठीक है। तो इसी को जब 42nd अमेंडमेंट के जो अमेंडमेंट के जो एक्सेस थे, उसको रिस्टोर करने के लिए 44th में ये जनता पार्टी द्वारा जब आई थी, जब इमरजेंसी के समय कांग्रेस की सरकार चली गई तो जनता पार्टी का आई, तो उन्होंने जितने भी 42nd में हुए थे मेजर मेजर उसको उन्होंने रीस्टोर कर दिया, जो पावर है वो बैक टू दे दिया। 44th में ये हुआ था, याद रखना है आपको, ठीक है। तो 44th में याद रखना है, बाकी ये हमने पीछे का बैकग्राउंड बता दिया है। तो ये 74 का जो आर्टिकल है, ये आपको याद रहना चाहिए कि एम्पावरिंग द प्रेसिडेंट टू रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर द एडवाइस, ठीक है। 74 में यही है। 70 प्लस क्लास 3 में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल होता है। इसमें यही दिया है, 74 क्लास 1 में दिया है कि प्रेसिडेंट को एम्पावर करते हैं कि वो रिकंसिडर कर भेज दें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, कि अपने डिसीजन को एक बार फिर से सोच लें, ठीक है। याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। 1997 का क्वेश्चन है ये। क्या दिया है, द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया, एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट shall have as many votes as there are multiple of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of the state by total number of the elected member of the assembly। क्या है? ये डिफिनीशन देखिए, यही दिया क्या है, एमएलए का जो वैल्यू है ना, हमने बताया ना यूपीएससी सिंपल क्वेश्चन को बहुत ऐसा लगता है क्या पूछ दिया। ये जो डेफिनेशन है कि इनका पॉपुलेशन रहेगा, ठीक है, पॉपुलेशन रहेगा, फिर टोटल इलेक्टेड मेंबर होंगे, इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं एमएलए होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000। ये इसका जो फार्मूला है, यही फार्मूला डिफिनेशन में दे दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द टोटल। तो ये जो पॉपुलेशन है ये कौन सा लिया जाता है, ये पॉपुलेशन है कौन सा एज पार्ट, ठीक है। ठीक है, क्या दिया है, एज at present the expression population here means the population as ascertained by the 1997। इसमें क्या है 90 मतलब ये क्वेश्चन है कि देखिए, हमेशा याद है कि हमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट, फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि हमें जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन में पॉपुलेशन को लेना है, हमने 1971 की पॉपुलेशन को फ्रीज कर दिया है, ठीक है। तो याद रखना है हमेशा कौन सा सेंसस होगा, 1971 की पॉपुलेशन से लिया गया है, पॉपुलेशन का जो डिपिक्शन है वो बिल्कुल मेंशन है उस आर्टिकल में, याद रखना है इसी को। और ये क्यों किया गया था हमें पता है, जैसे ना हमारे फैमिली प्लानिंग स्टेब्लिश हुआ, तो देखेंगे जो सदर्न स्टेट है, सदर्न स्टेट में उन्होंने फैमिली प्लानिंग को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, तो वहाँ की टीएफआर जो होती है, टोटल फर्टिलिटी रेट होती है जो, वो डिक्लाइन हुआ, ठीक है। तो उन्होंने फैमिली प्लानिंग को अच्छे से वो इम्प्लीमेंट किया, तो वहाँ का पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ। लेकिन जो नॉर्दर्न स्टेट है, जो हिंदी बेल्ट स्पेशली है, उनका देखेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता रहा। तो अब ये किया गया कि भाई इनको तो लगेगा ना कि इनको हमने कहा इन्होंने अच्छा स्टेप लिया, तो इनको हम पेनलाइज करेंगे। तो जिन्होंने फैमिली प्लानिंग नाम को, जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, वो पेनलाइज ना हो, इसलिए कंट्रोल ये हमारा, ये हमने ये ब्रेक वो लगाया हुआ है कि अब 1970 जितने भी हम लोग पॉपुलेशन का डेटा लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे हम देखेंगे आगे डिलिमिटेशन कमीशन में भी, जितने भी पॉपुलेशन का डेटा लेते हैं 1971 में लेते हैं। और अभी ये बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, क्योंकि हमें पता है ये 42nd 84th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, अगेन 226 में है, 226 तक हमें है। 40 से ये हमारा 84th अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि 226 तक फ्रीज किया गया है, 226 तक फ्रीज किया गया डिलिमिटेशन को, ठीक है। और ये जो पॉपुलेशन है 1971 तक, तो इसको इसी साल तो 2026 है, तो इसको अभी चेंज करना है, इसलिए बहुत ज्यादा न्यूज में है। और ये किसी भी सीरियस स्टूडेंट को ये पता होता है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैं दे दिया हूँ, आपको याद रखना है ये अमेंडमेंट याद रखना है। 84th हो गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ, इसके बैकग्राउंड आपको याद रखना है हमेशा। बैकग्राउंड कहानी बता दी कि ऐसा क्यों किया गया। क्योंकि अगर सपोज दैट पॉपुलेशन के हिसाब से ना, तो जैसे पॉपुलेशन के हिसाब से सीट तय होता है राज्यसभा में, पॉपुलेशन के हिसाब से जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बदलती है, डिलिमिटेशन कमीशन बनता है, पॉपुलेशन के हिसाब से हमने देखा कि जो एमएलए वगैरह का वैल्यू तय होता है। तो अगर पॉपुलेशन अगर नदर स्टेट का होगा, तो उनकी ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, ज्यादा सीट वगैरह हो जाएंगी।
तो हमें तो क्या करना है, जो अच्छे काम किए उनको तो रिवार्ड करना है ना। तो सदर्न स्टेट सोचेंगे कि हमने कंट्रोल करके पॉपुलेशन अपना नुकसान ही कर लिया, इसलिए उनको ऐसा फ़ील ना हो, इसलिए उनको उनके जो ग्रीवांसेस है उसको रिड्रेस करने के लिए ये फ्रीज़ किया गया है, ठीक है? ये बिल्कुल जायज़ था और अभी भी ये इश्यू चल ही रहा है, क्योंकि अभी भी वही है कि और जो देखेंगे जो नॉर्थ साउथ के बीच कोई डिवीज़न है, ये पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज़ करता जा रहा है, ओवरऑल कंट्री की पॉपुलेशन में डिक्लाइन आ रही है, देखेंगे टीएफआर जो हमारा बिलो रिप्लेसमेंट रेट आ गया है, लेकिन देखेंगे अभी भी जो नॉर्थ साउथ में गैप है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है? ये याद रखना है आपको, तभी भी ये इश्यू एड्रेस नहीं हुआ, इसलिए बहुत कंट्रोवर्शियल इशू है, बहुत डिस्प्यूटेड इशू है। हमेशा न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता रहता है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगेन 1997 का क्वेश्चन है, क्या दिया है? चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया, करेक्ट पूछा है। वन ऑफ द फॉलोइंग आर इज स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन का 2 चीज़ दिया है, उसमें क्या है, कौन सा चीज़ दिया है इसमें? द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल ठीक है। प्रेसिडेंट क्या होते हैं? प्रेसिडेंट हमें याद है 179 में आर्टिकल में पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट तो होते हैं कि राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया और लोकसभा हो गया प्रेसिडेंट, ये पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट होते हैं, लेकिन कोई मेंबर नहीं होते हैं, ये याद रखना है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं लेकिन मेंबर नहीं होते हैं वो। अगर मेंबर हो गए, सपोज दैट कोई एमपी एमएलए हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए, तो उनका जो ऑटोमेटिक उनका सीट जो है वो वैकेट हो जाएगा, ठीक है? ये याद रखना है आपको, ठीक है? तो ये भी चीज़ है। और दूसरा क्या है, द पार्लियामेंट शेल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउस, ये बिल्कुल ठीक है, हमने बताया ना आर्टिकल 79 में ये दिया गया है कि पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट है प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट शेल कंसिस्ट द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, ठीक है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ का आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये हमने दे दिया है आपको एक्सप्लेनेशन के लिए कि 59 ए में जिक्र है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है? बिल्कुल, अगर वो हैं तो उनको उनका वैकेट करना ही पड़ेगा, सीट उनको वैकेट करना ही पड़ेगा, जहाँ से भी एमएलए हो चाहे एमपी हो, ठीक है? तो याद रखना है। और 79 का भी आर्टिकल याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है? या आगे चलते हैं। Which one of the following is a part of the electoral college for election of the President of India but does not form the part of forum for this for his impeachment? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें पता है कौन होते हैं, हमें पता है जो राज्यों के जो इलेक्टेड एमएलए होते हैं, वो तो भागीदार होते हैं उनके इलेक्शन में, ठीक है? इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज का इंटीग्रल पार्ट होते हैं, ठीक है? इलेक्टोरल कॉलेज के इंटीग्रल पार्ट होते हैं, लेकिन रिमूवल में इनका कोई रोल नहीं होता, ये याद रखना है आपको, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है आपको, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट हमें ऐसे ही याद रखना है कि जो एमएलए वगैरह होते हैं, वो उनके जो इलेक्टेड होते हैं, वो क्या होते हैं, उसके प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट में तो उनका रोल होता है, लेकिन इम्पीचमेंट में नहीं होता है। जो इलेक्टेड एमपी होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट में भी रोल होता है और रिमूवल भी रोल होता है। जो नॉमिनेटेड एमपी होते हैं, नॉमिनेटेड एमपी होते हैं, वो क्या होते हैं, उनका इलेक्टोरल कॉलेज में मतलब उसमें इलेक्शन में कोई रोल नहीं होता, लेकिन रिमूवल में इनका एकदम बिल्कुल रोल होता है, ठीक है? उनका इलेक्टोरल मतलब कि रिमूवल प्रोसेस में इनका उतना ही वैल्यू होता है जितना भी इलेक्टेड मेंबर का होता है। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना है। एमएलए वगैरह जो होते हैं, वो हमारे मतलब इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट में नहीं। इलेक्टेड एमपी दोनों में पार्ट करते हैं, एमपी इलेक्शन में भी और रिमूवल में भी। और जो नॉमिनेटेड एमपी हैं, वो सिर्फ रिमूवल में भाग लेते हैं, इलेक्टेड में नहीं। ये 3 फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 1995 का क्वेश्चन है, क्या दिया है? आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर, बिल्कुल 156 में ये जिक्र ही है पूरा वर्बेटम। फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ही इंटर अपॉन हिज ऑफिस, बिल्कुल जैसे ना कि आज अपॉइंट हुए, लेकिन उन्होंने ऑफिस मान लीजिए 2 दिन बाद ग्रहण किया था, जिस दिन ऑफिस में इंटर करते वहां से काउंट होता है टेन्योर उनका 5 साल। तो ये बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 156 में ये दिया है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसका क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस, अच्छा इन्फ्रेंस पूछा है कि ठीक है, पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये जिक्र है कि आर्टिकल 156 में कि गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑन विच ही इंटर अपॉन हिज ऑफिस। तो व्हाट इज द इन्फ्रेंस, क्या हुआ है? देखते हैं क्या स्टेटमेंट दिया है। नो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस टिल कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, ऐसा है क्या? ये बिल्कुल गलत है। 56 का सब क्लास 1 में ही दिया है कि क्या है, प्रेसिडेंट वो जो गवर्नर होते हैं, वो पद ग्रहण करते हैं ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना? ही और शी होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्लीजर का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट इनको कभी भी हटा सकते हैं, याद रखना है।
और अपॉइंटमेंट कैसे होता है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट जो होते हैं अपने डिस्क्रिप्शन पे काम नहीं करते, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस पे काम करते हैं। तो जो गवर्नमेंट चाहेगी उसी को अपॉइंटमेंट होता है, इसलिए बोलते हैं ना पॉलिटिकल अपॉइंटेड होते हैं। ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 5 ईयर, ये भी गलत हो जाएगा। ये भी 56 के आगे क्लास में दिया हुआ है कि देखिए हमें पता है ना कि ये स्टेट का सबसे हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है। हमें हाई ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? मतलब ये जो ओवरऑल जो स्टेट है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेंजरी जो होता है कि वो कभी वैक्यूम में ना आए। तो इसलिए मान लीजिए उनका टेन्योर खत्म हो गया, लेकिन जब तक दूसरा आके पद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वो पद पे बने रहते हैं अपना। वो तुरंत अपना पद नहीं मतलब वो अपना ऑफिस है अपना खाली नहीं करते, वो कंटिन्यू रखते हैं जब तक दूसरा ना आ जाए। क्योंकि हमें पता है ना, क्योंकि हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होते हैं। वो जो पावर वो सिंबॉलिक हेड होते हैं, वहाँ पे उनको रहना इमरजेंसी के लिए ज़रूरी है, ठीक है? हमेशा जो स्टेट है, जो हमारा कोई भी चाहे स्टेट है, हमने बताया ना, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो कभी वैक्यूम नहीं हो सकता उसपे, याद रखना है हमेशा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ द डे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। ये बहुत अच्छा है, सोचिए 1995 में इस तरह के डीप क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये हमने दे दिया है 156 में, यही दिया है कि ड्यूरिंग द प्लीजर होता है। आगे देखिए 156 क्लास 3 में दिया है कि गवर्नर विल कंटिन्यू होल्ड द ऑफिस इवन इफ देयर 5 ईयर टर्म हैज ऑफिशियली एक्सपायर्ड, ठीक है? अंटिल कोई फर्दर सक्सेसर नहीं आ जाता है। ये क्यों? क्योंकि दिस क्लास इंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशनल मसली डज नॉट फेस ए वैक्यूम, ठीक है? क्योंकि हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो कोई वैक्यूम ना रहे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पे, इसलिए ये दिया गया है। तो आपको वर्ड आर्टिकल 156 के सारे क्लास जानने हैं, ठीक है? टेन्योर देखा 5 साल, लेकिन हम देखें प्लेजर पे भी होता है, और वो कंटिन्यू रखते हैं अपने ऑफिस में जब तक उनका सक्सेसर ना आ जाती है। तीनों क्लास आपको पता होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। पहले हमने लेक्चर कंप्लीट कर लिया, और फटाफट से अभी जितने भी पॉइंट पढ़े हम लोग फटाफट उसको रिवाइज कर लेते हैं। जितनी बार रिवीजन करेंगे कॉन्सेप्ट हमारा उतना हमें अच्छे से कॉम्प्रीहेंड हो पाएगा, जिससे हम फ्यूचर के क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो हमने देखा कि प्रेसिडेंट और जो होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, सेरेमोनियल हेड होते हैं, डी ज्यूरी हेड होते हैं। जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और हमने देखा गवर्नर जो होते हैं, वो हमारे यहाँ कोई डायरेक्टली उनका इलेक्शन नहीं होता, वो सेंटर द्वारा अपॉइंट होते हैं, लेकिन एड और एडवाइज ऑफ प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होते हैं, लेकिन एड और एडवाइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे इलेक्टेड नहीं होते। यूएस में ऐसा प्रावधान है कि डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। अब हमने क्वेश्चन भी पूछा था आपसे कि डायरेक्ट इलेक्टेड क्यों होते हैं? क्योंकि अगर डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन हो जाएगा, हमें पता है ना, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यदि हमारे चीफ मिनिस्टर तो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, गवर्नर भी डायरेक्टली इलेक्ट हो जाएंगे, तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्राइसिस हो सकता है बहुत सारा, ठीक है? इसलिए हमारा ये जो इनको एक तरह से सेरेमोनियल हेड रखा गया है, ठीक है? हालांकि इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन है, वो भी, लेकिन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट में काम करना है, ठीक है? बाकी जो फंक्शन है उनको एड और एडवाइज पे काम करना है, जहाँ पे उनको करना है, ठीक है? ये याद रखना है आपको। वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? एक ऑफिसर चेयरमैन होते हैं। हमने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से बिल्कुल अलग होता है। और वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल के लिए जो रिजोल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, याद रखना है। प्रेसिडेंट कैन एक्ट एंड एड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमें पता है जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, इनके पास सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है कि मान लीजिए कोई हंग असेंबली हुआ, किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, फुल मेजोरिटी नहीं मिली, तो किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, ये प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिप्शन से यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद किसको मिनिस्टर बनाना है, बाकी सारे काम उनको एड एडवाइज पे काम करना है। लेकिन गवर्नर जो होते हैं, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन है। हमने देखा था 356 में देखा था, है ना? हमने देखा था ट्राइबल एरिया के बारे में देखा था। हमने देखा था कौन सा बिल जो है रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के लिए। ये सब सारा चीज हमने देखा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन है गवर्नर का, ठीक है? याद रखना है। और प्रेसिडेंट का हमें पता है वीटो शब्द का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन वो वीटो जो होता है, हमने उसका जो कॉन्सेप्ट है यूएस से लिया गया है, लेकिन हमें पता है हमारे पास कोई क्वालिफाइड वीटो नहीं है, 3 तरह के वीटो है हमारे पास। और पार्डनिंग पावर जो होता है प्रेसिडेंट और गवर्नर का वेरी करता है, आर्टिकल 72 और 161 में दिया है, ठीक है? तो हमें याद रखना है कि प्रेसिडेंट में 3 तरह का एक्सेप्शनल केस है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट का जो किसी एक्ट में कन्विक्शन होता है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। डेथ को पूरी तरह से पार्डन सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, और कोर्ट मार्शल केसेस को सिर्फ प्रेसिडेंट ले सकते हैं, ठीक है? बाकी है, ठीक है? और ऑर्डिनेंस में हमने देखा था आर्टिकल 1, 2, 3 में प्रेसिडेंट का है, और 2, 1, 0 में गवर्नर का है। हमें वही देखा कि ऑर्डिनेंस में सेम जितने भी लेजिस्लेचर पे जो लिमिटेशन लगा है ना, सेम ऑर्डिनेंस पे लगता है। और हमें पता है ये पैरेलल पावर नहीं होता, इसमें कुछ सेफगार्ड होते हैं, ठीक है? याद रखना है। अभी आगे देखेंगे डीसी वाधवा केस और आरसी कूपर केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि
कि लेजिस्लेचर को पास करने के लिए कोई रीप्रomulgation ऑफ ऑर्डिनेंस को उन्होंने नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया। अगर बार-बार सिर्फ उसको बाईपास करने के लिए, लेजिस्लेचर को बाईपास करने के लिए, सपोज़ अगर किसी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं है, मान लीजिए कोई राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, तो वो सिर्फ खाली ऑर्डिनेंस के द्वारा राज नहीं कर सकता। मैंने कहा ना, इसको कहा जाता है ऑर्डिनेंस राज। ऑर्डिनेंस के द्वारा रूल नहीं कर सकता। ये डीसी वाधवा केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है? कि उनको एक जब वापस से जब हाउस सेशन में आता है तो 6 वीक के अंदर उनको रखना होता है, मतलब उसको अप्रूवल के लिए रखना होता है। फिर उसमें ऐसा क्या परिस्थिति आ गई थी कि इन्होंने ऑर्डिनेंस लाया और उसपे एक्शन टिप्पणी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना पड़ता था। ये याद रखना है आपको, ठीक है? आपने देखा कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज हमने देखा था एमपी के सारे बराबर होते हैं, एमएलए जो होते हैं उसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको। और हमेशा जब भी क्वेश्चन करेंगे ना, जब भी आप प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, स्पीकर, चेयरमैन, सेंटर में प्राइम मिनिस्टर, स्टेट में काउंसिल चीफ मिनिस्टर, इन सब का जब आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ब्रॉड होगी, ठीक है? तो इससे आप फ्यूचर के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टैकल कर पाएँगे, ठीक है? और हमने हमेशा याद बताया आपको, जो फ्यूचर के क्वेश्चन आ रहे हैं वो बेयर एक्ट के साथ-साथ, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के साथ-साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके साथ-साथ, जो डिफरेंट-डिफरेंट गवर्नमेंट ने डिफरेंट-डिफरेंट अमेंडमेंट लाई, इन सबको मर्ज करके क्वेश्चन बना रहे हैं। तो इसलिए हमें हमें बेयर एक्ट के साथ-साथ कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअल एप्लीकेशन भी जानना है, ठीक है? उस समय का जो करंट का न्यूज़ है वो भी जानना है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो भी जानना है। तभी हम पॉलिटी के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टैकल कर पाएँगे, ठीक है? ये जो फ्यूचर के लिए आपको ये सारे जो एरिया हैं, ये अब हमने दे दिया है कि जो इलेक्टोरल से लेके कम से कम 8 से 10 बार क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर से पूछ सकते हैं। जो करंट में जैसे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ तो उसमें कितने इलेक्टोरल कॉलेज थे? कौन से मेंबर 2 मेंबर के बीच में हुआ था, ठीक है? अपोज़िशन ने किसको खड़ा किया था, वो भी आप पूछ सकते हैं आपको, क्योंकि वो भी फैक्ट है, आपको पूछा जा सकता है। हमें पता है कि जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह होता है, कोई ज़्यादा प्रेसिडेंट हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, इस सब में इनका क्वालिफ़िकेशन आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये है, और ओथ वगैरह, ऑफिस वगैरह में पता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे कहाँ दिया है वो ऑफिस? हमें पता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट आता है, उनका 3rd शेड्यूल में नहीं दिया है ना? मतलब हमारा ओथ और टर्म जो हुआ है वो 3rd शेड्यूल में नहीं दिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में ही दिया है, ठीक है? याद रखना है। और रिमूवल प्रोसीजर हमने देखा था कि जैसे प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट, इसमें किस तरह की मेजॉरिटी होती है, किस तरह का नोटिस देना पड़ता है, कितने दिन का नोटिस देना पड़ता है, ये 14 देखा है हमने, 14 डे का नोटिस होता है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी, प्रेसिडेंट का हमें पता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 2/3 टोटल मेंबर ऑफ द हाउस होता है, ठीक है? सबसे हाईएस्ट मेजॉरिटी होती है प्रेसिडेंट की। पार्डनिंग पावर हमने डिफरेंस देखा ही है। पार्डनिंग पावर, ऑर्डिनेंस पावर हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है, न्यूज़ में रहता है। आपको आर्टिकल 1, 2, 3 और आर्टिकल 213 में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और इसमें क्या-क्या सेफगार्ड लागू होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। हमने देखा था ना, कोई कोई क्रिमिनल लॉ को अमेंड नहीं किया जा सकता, कोई हमारे क्रिमिनल लॉ को बैक डेट से एप्लीकेशन नहीं हो सकता, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं हो सकता, फंडामेंटल राइट को अब्रीज नहीं कर सकता, ठीक है? और ये कोई पैरेलल पावर नहीं है, ठीक है? पैरेलल पावर नहीं है, ठीक है? ये याद रखना है ये सब चीज़ें। और हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन और कॉन्स्टिट्यूशनल वो सिचुएशनल डिस्क्रिशनर, ये आपको फिर याद रखना है। बाकी जो हमें क्या है ना, कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो एसआर बोम्मई का जजमेंट है, एसआर बोम्मई का जजमेंट है, ठीक है? डीसी वाधवा केस है, डीसी वाधवा केस अभी आगे पढ़ेंगे अगर क्वेश्चन आएगा तो। आरसी कूपर केस है, आरसी कूपर केस है। इस तरह के केसेस में आपको ना याद रखना, अभी जो तमिलनाडु गवर्नर केस है, तमिलनाडु का गवर्नर जो केस है, ये सब जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, इस सब के आधार पे जो फाइनल इंटरप्रिटेशन है ना, उसके आधार पे क्वेश्चन करना होता है, ठीक है? तो ये जो एरिया हमने दे दिया है कि फ्यूचर में इस तरह के जो क्वेश्चन है, देखिए ये पिछले 30 से 35 साल में ये इस एरिया पे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये एरिया हमेशा न्यूज़ में रहता है क्योंकि बहुत डायनामिक रहता है, इसलिए यूपीएससी का फेवरेट एरिया है, ठीक है? फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगली वीडियो में क्या देखेंगे, यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव का जो थर्ड पार्ट है उसको कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वेरियस मिनिस्टर जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ये यूपीएससी का जो पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें यूपीएससी के जो सिलेबस है पॉलिटी का, उसको चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। हम देखेंगे फंडामेंटल राइट से लगभग एग्जीक्यूटिव तक खत्म हो गया, हमारा लगभग 70% क्वेश्चन हम लोग सिलेबस को कवर कर चुके हैं, ठीक है? बाकी हमारे इस मिशन में भागीदार बनिए, और तो लोगों को सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए, जो भी आपके फ्रेंड है, जिसको भी इस तरह के लेक्चर की नीड है, उसको साथ शेयर करिए, ठीक है? और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हम फ्यूचर की पीपीटी वगैरह आपको शेयर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है? अल्टीमेटली वीडियो को वॉच करते रहें, अपना ध्यान रखें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।